तो आज शुरू कर रहे हैं अंतिम पार्ट पॉलिटी का। ठीक है, तो ये है राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। आज पीडीएफ भी पूरा साफ दिख रहा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अभी मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो 343 से 351, 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 के ए के अनुसार, 343 ए के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग कब तक करने की अनुमति दी गई? अनिश्चित समय के लिए। कब तक समय के लिए अंग्रेजी यूज होगा? अनिश्चित समय के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि किसी भाषा को किसी राज्य का क्या कर सकता है? भाषा वो बना सकता है, राजभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा है? तो ये ऑप्शन के अनुसार है। वैसे तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है भारत में, और हिंदी के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा बोला जाता है बंगाली बोला जाता है, तो इसमें ऑप्शन बंगाली है। तीसरा मराठा बोला जाता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक, तो इसमें बंगाली हो गया 9 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू। कौन है? उर्दू। उर्दू है ना, कश्मीर का। किस राज्य के शासित प्रदेश में उर्दू को राजकाज की भाषा अंगीकार किया गया? तो अगला सवाल वही है, जम्मू कश्मीर। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है, लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में डोगरी। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो आपको पता है सिंधी को जोड़ा गया। पहले आपको पता है जब अभी संविधान में टोटल 22 भाषा है, लेकिन मूल रूप से संविधान में जो बना था तो कितना भाषा था 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था केवल। कितना भाषा था? 14। 15वां भाषा बनाया गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। सिंधी को बनाया गया 15वां। फिर उसको आपको पता है 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में और जोड़ा गया 3 भाषा। ठीक है, इसको बोलते हैं नमक बोलते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, बाघसा, डोम यानी बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये भाषा जोड़ा गया। तो ये टोटल हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो 350 के ए में। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है नागालैंड की आधिकारिक भाषा? अंग्रेजी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, वही बाघ साडोम ट्रिक से, तो 92वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? ये 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2003 में। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राजस्थानी नहीं है। कौन नहीं है? राजस्थानी नहीं है। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजकाज का भाषा बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषा से। उसके बाद भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा।
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? तो वही संथाली, संथाली जोड़ी गई है 2003 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, नहीं, 92वां संविधान 71वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। ये कौन सा सवाल है? 2003 में जोड़ी गई। तो संथाली, बाघ साडोम बोले थे ना, तो बाघ साडोम यानी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इसमें कौन हो गया? संथाली हो गया 2003 में 92वां संशोधन द्वारा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल आप बना सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आ गया है आपातकाल, जिसको मैंने बच्चे से पढ़ाया है डिटेल में आपको, वो भी वीडियो यूट्यूब पर है क्या, उसमें डिटेल से पढ़ के और ये सवाल बनाइएगा। तो किसी भी एग्जाम में सवाल छूट गया तो मेरा गारंटी है। तो आपात उपबंध में चल रहे हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय संवैधानिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, संवैधानिक राजकीय वही राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है देश में? 3 बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए और सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है? तो 2 बार। एक बार पाकिस्तान अटैक किया और एक बार चाइना। आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार लगा चुकी है इंदिरा गांधी, लेकिन आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके क्या कर दिया गया है अब? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। जब चाइना अटैक किया था 20 अक्टूबर को, तो 6 दिन बाद हुआ था। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ था? जब हम लोग बांग्लादेश को आज़ाद करा रहे थे पाकिस्तान से, तो 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को। पहला बार 26 अक्टूबर 1962 को। और तीसरा बार आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगा दी थी कब? 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी लगा दी थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। दूसरा के समय कौन थे? बीबी गिरी थे। पहला के समय एस राधाकृष्णन, दूसरा के समय बीबी गिरी और 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल के समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल तीसरा लगा था, उसमें कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पहले ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लगा दिया था, जबकि मंत्रिमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। तो तानाशाही चल रही थी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र शब्द लिख दिया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। क्या अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? इतना डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ कि सवाल बनाने में आप लोग को मजा आ रहा होगा। क्या जी? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल है, मैंने यही भी बताया है ट्रिक। 122 बताए हैं, 352 लगेगा तो 1 महीना में मंजूरी चाहिए, 356 2 महीना में, 360 भी 2 महीना में, तो 122। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 तो 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? कोई अधिकतम अवधि नहीं है, उसको बार बार बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके बढ़ाते जाइए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का कैसा हो? लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय स्वतः प्रभाव में रहता है अनुच्छेद 20 और 21 जिंदा रहता है और सभी क्या होता है? निष्प्रभावी हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। 44वां संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और क्या? सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय आपात, तो कितना दिन में जी? 1 महीना के अंदर। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा
का अनुमोदन कितना दिन में चाहिए? 1 महीना के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है? 356 के तहत। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति को प्रतिवेदन मिलने पर किया जाता है? राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति को देते हैं तो वो कर देते हैं राष्ट्रपति। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसका शासन है? राज्य के राज्यपाल का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में लिखित शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर, म्यूट कर लीजिए, संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति शासन है तो कितना दिन चाहिए? 2 माह। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन 6 माह भर के मैक्सिमम 3 साल तक। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक, न्यायपालिका को छोड़ करके सब किसके नियंत्रण में आ जाता है? केंद्र सरकार के। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो 6 माह के लिए। और अधिकतम कितना? 3 वर्ष के लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था जी? 12 माह कर दिया गया था। कितना? 12। लेकिन फिर 6 महीना कौन कर दिए होंगे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताइए। 20 जून 1951 को। प्रथम बार कब लगा था? 20 जून 1951 को। तो कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, उसको पेप्सू कहते हैं। जब तक किसी राज्य में अब तक किसी राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कौन लगाई है? इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्था का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। न्यायपालिका का नहीं लेगा। न्यायपालिका क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो 360। ठीक है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? अब तक तो अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो क्या कहिएगा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। राष्ट्रपति ले लेगा कंट्रोल में, क्योंकि पैसा कौड़ी राष्ट्रपति के अंदर में आ जाएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति? तारीख 26 जून 1975 है। क्या है? 26 जून 1975। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होगा? तो वही 356 राष्ट्रपति शासन। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। क्या है अगला चैप्टर? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सब आप बहुत डिटेल से पढ़े हैं ना जी? सर। चलिए, तो अब चलते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो जानते हैं कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। ठीक है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। जिसका अपना विधायिका नहीं, उसके लिए विधि कौन बनाएगा? संसद। उसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? तो दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, तीनों में।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को भी कहते हैं उपराज्यपाल। दिल्ली को भी उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल। दिल्ली से ही पैसा जाता है जम्मू कश्मीर, तो दोनों उपराज्यपाल खर्चा करता है, ऐसे याद कर लीजिए। लेकिन लक्षद्वीप में प्रशासक कहते हैं। लक्षद्वीप में क्या कहते हैं? प्रशासक। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहिए, दिल्ली कहिए, पुदुचेरी कहिए, इस सब जगह क्या है? उपराज्यपाल ही कहा जाता है। तो प्रशासक कहाँ कहते हैं? लक्षद्वीप में प्रशासक कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अभी तक आपको लक्षद्वीप में प्रशासक मिला, ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप में प्रशासक। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं? लद्दाख में भी कहते हैं। चंडीगढ़ में कहते हैं क्या? मुख्य आयुक्त कहते हैं। अब देख लीजिए, चंडीगढ़ में क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त। लक्षद्वीप में क्या कहते हैं? लक्षद्वीप में तो प्रशासक। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली में उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, अब पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल कहते हैं। तभी आपको दो नया चीज़ मिला। लक्षद्वीप में कहते हैं मुख्य आयुक्त और लक्षद्वीप में मुख्य आयुक्त नहीं, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त और लक्षद्वीप में प्रशासक। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप में प्रशासक। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद हुआ? तो 69वां संविधान संशोधन। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, सही बात है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ लक्षद्वीप, ये बात गलत है। हो गया खत्म। अब जम्मू कश्मीर। किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था हो गया जम्मू कश्मीर, कहानी हो गया इसका खत्म। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 दिया गया था जम्मू कश्मीर को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति? तो 370। संविधान की धारा 370 कहाँ लागू होती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद ने किस दिन पेश किया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अनुच्छेद 370 का कौन सा भाग लागू रहेगा? खंड 1। क्या रहेगा? खंड 1। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला 370 के प्रावधानों को कब समाप्त किया गया? तो ये 5 अगस्त 2019 को। और ये हो गया आपका ख़त्म। अब आपका आ गया राजनीतिक दल। क्या अगला चैप्टर है? राजनीतिक दल। ये भी मैंने खूब अच्छा से पढ़ाया है, क्या यूट्यूब पर भी अपलोड है ना जी। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार का है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय, बहुत सारा दल है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सभी है। अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा, जाति पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में काफ़ी समानता है। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है भारत में। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। दोनों सही और व्याख्या भी सही है। कम से कम कितने राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा? तो कितना मिलाना पड़ेगा? 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। क्या किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाता है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया गया हो। कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। अच्छा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कितना % वोट मिला हो? 4%। 4% वोट मिलाइए 4 राज्यों में, मतलब 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता राज्य स्तर का है तब मिलेगा राष्ट्रीय के रूप में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितना मत प्राप्त चाहिए? 4% वैध मत अथवा 4 से अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितना राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था जी? 14 को। कितने को? 14 को। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है टोटल? 8 है। अभी 8 है वर्तमान में। क्या 8 को है कि 6 हो गया जी? अभी 6 हो गया है। 6, बिल्कुल 6 को हो गया अभी। कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना % मत चाहिए?
4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। और वही था यूपीए, वो था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था कांग्रेस। बाकी वो यूपीए से हट के क्या बन गया? इंडी गठबंधन। क्या बन गया? इंडी। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो एनडीए। सीट है, ये सत्तर वाला पार्टी छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में कब हो गया? साम्यवादी दल क्या बन गया? सीपीआई और सीपीआई-एम बन गया 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में और उसका चिन्ह क्या है? कमल छाप। कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो हाथी। हाथी एक से अधिक दलों को दे दिया है, हाथी। ठीक है। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों को? तो वही हाथी है। धनुष एवं तीर किसका निशान है? जेएमएम का। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या है? धनुष और तीर। सीपीआई कब बना था? कम्युनिस्ट पार्टी भारत में 1925 में। भारत में मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? गांधीवादी समाजवाद। पक्का आप लोग इतना पढ़ ले रहते तो मार देते क्या आंसर जी? ईमानदारी से बोलिएगा। क्या मारते आप लोग आंसर परीक्षा में? आंख बंद करके सब कांग्रेस मारता, लेकिन किसका है विचारधारा? ये बीजेपी का है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 में से लेकर आम चुनाव अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो सीपीआई का। सीपीआई का चेंज अभी तक नहीं हुआ है 1952 से लेकर अब तक। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप। कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय लोकमत नहीं है, बीजेपी है। बहुजन समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना? तो कांग्रेस से ही टूट करके बना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी। कौन थे स्वतंत्र पार्टी के? सी राजगोपालाचारी। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण। कौन बोले थे दल विहीन लोकतंत्र? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल का स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुआ? तो भारतीय साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को साम्यवादी कहते हैं। किसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। कौन सा एक राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कोई दल थोड़ी है, ये तो गठबंधन है, राजनीतिक दल नहीं है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना? खूब पूछता है परीक्षा में, क्या होगा? केरल। तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी कब बना? मतलब पूरे देश में कांग्रेसे का राज था, लेकिन कांग्रेस के राज्य को कौन तोड़ा? केरल तोड़ा। कब? 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी कब बना? 1999 में। एनसीपी घड़ी छाप, लेकिन अभी ले लिया, भतीजा छीन लिया। तो चाचा के हाथ में अभी क्या है जी? वही तुरहा बजा नहीं बजा रहा था। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए रेलवे में पूछा यही सवाल कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके का स्थापना कौन किए थे? सीएन अन्नादुरई। कौन किए थे? सीएन अन्नादुरई। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिला? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस दीदी वाला अभी खत्म ना हो गया कि है अभी? वही ना। किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करता है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, देखिए 2 बार पूछ दिया, जयप्रकाश नारायण। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में कब होगा? जब विधान दल कम से कम कितना लेके उड़ जाएगा, कितना सीट? 2/3। 2/3। कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिला? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये भी राष्ट्रीय दल है, पुस्तक छाप इसका है, नेशनल पीपुल्स पार्टी का। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग कितना कितना वर्ष पे करता है जी? 10-10 वर्ष पे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में क्या सही है? तो सभी सही है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दल के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दल द्वारा नहीं होगा। उसका कार्यालय होगा, अपना भूमि होगा, यहाँ कार्यालय होगा। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दल को 40 स्टार प्रचारक रखने का अनुमति होता है। कितना रख सकता है? 40 स्टार प्रचारक। अब आप पढ़िएगा, राजनीति में प्रेशर ग्रुप क्या होता है? किसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप? दबाव समूह। जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे समाज में भी लोग हैं कि आपको शादी करना हो, घर में कोई मरिए जाए, कुछ हो जाए, तो आप पे आके प्रेशर बनाता है कि हो तो इतना हैसियत हो, खर्चा करूँ। करता है कि नहीं गांव में? वैसे ही विभिन्न जो राजनीतिक दल है उनको जो है सपोर्ट करता है साइड से वोटर जुटाने में। तो उस प्रेशर ग्रुप का काम जो है कौन करता है? वो पार्टी को करना पड़ता है। जैसे बीजेपी का प्रेशर ग्रुप आरएसएस कह सकते हैं आप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब किसका है? बीजेपी का है। तो चुनाव के समय वो सब जान लगाकर मेहनत करता है, और जब मोदी जी जीत जाएंगे तो वो अपना हित स्वार्थ क्या करेगा? पूरा करवाएगा। समझ में आया आपको प्रेशर ग्रुप का कहानी? तो दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न है? कि वे सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते। सत्ता पे तो नहीं बैठते हैं, कभी देखते हैं सत्ता पे बैठते हुए? नहीं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य है? जनहितार्थ सरकार पे दबाव डालना। ठीक है। दबाव समूह का उल्लेख सामान्य होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों के हित की अभिवृद्धि करना। ठीक है। कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध है? तो नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डीडी मैकिन ने दबाव समूह को क्या कहा है? गुमनाम साम्राज्य के रूप में। डीडी मैकिन जो है दबाव समूह को क्या कहे हैं? गुमनाम साम्राज्य। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एन फाइनर। कौन माने हैं? एन फाइनर। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का काम करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में न तो अस्तित्व है और न ही राजनीति में स्वायत्त भूमिका है। कौन एक दबाव समूह है? तो भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, ये सब क्या है? दबाव समूह है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन कहाँ पर चलता है? यूपी में। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में मान्यता है? तो शेतकारी संगठन है महाराष्ट्र में। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, ये सब किसका है? ये तो बनाइए दीजिएगा आप लोग, नहीं पढ़ने वाला भी बना देगा, बीजेपी का। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यवसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करता है, फिक्की है और एसोचैम है। ये सब जो फिक्की और एसोचैम जो है पूरे देश में जो व्यापार है ना, जो बड़का बड़का कॉरपोरेट कंपनी है, उस सबको क्या करता है? समूह है। चुनाव के समय ही ना देगा चंदा जी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व कब आया? 1969 में। कौन सुमेलित है? तो नाडार जाति संघ तमिलनाडु में, लिंगायत समुदाय कर्नाटक में, रेड्डी जाति आंध्र प्रदेश में। तो सभी सही है। कौन एक दबाव समूह माना जाता है? मजदूर संघ। हम लोगों का भी है दबाव समूह है, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, दूगो मजदूर संघ है। भारतीय किसान यूनियन पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलता है। शेतकारी महाराष्ट्र में। भारतीय किसान संघ चलता है गुजरात में। रैयत संघ चलता है कर्नाटक में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसका है? बीजेपी का। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साम्यवादी दल का है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का। समता युवाजन है समाजवादी पार्टी का। भारत में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो INTUC। कौन निभाता है? INTUC। AITUC किसका है?
तो ये है भाकपा का AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। INTUC है किसका? कांग्रेस का। यूटीयूसी है किसका? माकपा का। अब BMS है भाजपा का। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की। अब दल बदल देख लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून कब आया था? 52वां संविधान संशोधन में। ठीक है, निम्नलिखित इसी में देखें, पूछेगा जब राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त हुआ तो क्या कहिएगा? 1952वें संविधान संशोधन में राजनीतिक दलों को मान्यता हुआ। ठीक है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता से। दल बदल विरोधी अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया? तो 7वां को। किसको दिया? 7वां। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका जाता है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो? 6 माह के अंदर। भारत के देखिए, अब मान लीजिए जो कोई विधायक जीत गया निर्दलीय, मान लीजिए पवन सिंह है अभी, ठीक है, पवन सिंह जीत गया निर्दलीय हैं, और जीत करके वो जो है 6 महीना का मौका उसको दिया जाएगा कि पवन भाई कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी न तो कांग्रेस को, क्योंकि उसको आरा से लड़ने का मन है, भोजपुरी से वहाँ से मिला, आसनसोल से तो नहीं लिया, वो बंगलिनिया वाला गाना गया था इस कारण। ठीक है, तो अब जो है मान लीजिए पवन सिंह जीत गया, तो जीतने के बाद वो 6 महीना के टाइम है कि उसको कोई पार्टी को वो ज्वाइन कर ले, बीजेपी या कांग्रेस को या आरजेडी को या जदयू को, किसी को ज्वाइन अगर नहीं करेगा, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में पैसा लेकर के घुस जाएगा तो उसको दल बदल का कानून लग जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, समझे? और वैसे जो पार्टी में है उसका तो बातें अलग है। संसद का एक्ट हो गया। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो 10वां में। दल बदल विरोधी अधिनियम जिस तिथि को पारित किया गया 15 फरवरी 1985 को। कब पारित हुआ? 15 फरवरी 1985 को। अब अनुसूचित जाति जनजाति है। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन है? तो 5वां और 6ठा में। क्या 5वां में है ना जी, शेड्यूल कास्ट SC ST के बारे में। 6ठा में क्या है? 4 गो राज्य में विशेष है जिसको ATM स्क्वायर ट्रिक देते हैं। A से असम, T से त्रिपुरा और M से 3 गो है पूर्वोत्तर में, तो मणिपुर छोड़ के क्या हो जाएगा? मेघालय और मिजोरम। ये 4 गो आता है छठा में अनुसूची में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले का व्यवस्था नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और कौन होगा बताइए? मेघालय होगा। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है? तो बोलिए, वही सवाल आ गया, क्या कहिएगा? 6ठा। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में है? तो 5वां में। यानी 4 गो के बारे में 6ठा में और सबके बारे में किस में? 5वां में। अब पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है? अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, इस सब के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? तो भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान किया गया है। भाई नीति निर्देशक तत्व में नहीं, सॉरी मौलिक अधिकार में। किसमें? मौलिक अधिकार में। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है जिसका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। तो अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण देते हैं आप, ठीक है, तो लोकसभा में देते हैं किस अनुच्छेद के तहत? कितना बार हटाए हैं? 330 के तहत। और 332 के तहत कहाँ दीजिएगा? विधानसभा में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को लोकसभा में आरक्षण? तो 330 और विधानसभा में 332। वर्तमान में लोकसभा में 543 गो सीट है। 543 सीट में अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है? SC के लिए 84 सीट। कितना है? 84 गो सीट। यानी रामविलास पासवान अनुसूचित जाति में आता है। अनुसूचित जाति में उसका बेटा का नाम चिराग पासवान है।
वो कह रहा है आज हमको 5 गो सीट कम से कम बिहार में चाहिए, उसको बीजेपी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो सब एससी का वोट लेके कहाँ चल जाएगा वो आरजेडी में। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 को सीट अनुसूचित जनजाति का है, यानी आदिवासी सबका, माझी सबका। कितना सीट है? 47। तो ये तो आपने देख लिया, 543 लोकसभा में एससी के लिए कितना है? 84, एसटी के लिए 47। उसी प्रकार अगर विधानसभा की बात करें तो देश में टोटल विधायक का वैकेंसी है 4132 गो, जिसमें आरक्षित है एससी एसटी के लिए कितना है? 1109। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति अब दोनों को एक साथ पूछ दिया तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 131। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए नहीं है, लेकिन एससी एसटी के लिए है। एससी के लिए देखिए हाजीपुर, हाजीपुर क्या है? रामविलास पासवान वहाँ से बार बार जीतते थे, क्योंकि वो सुरक्षित क्षेत्र, वह जनरल नहीं लड़ सकता है, जमुई से नहीं लड़ सकता है, समस्तीपुर से नहीं लड़ सकता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है? तो 331 के तहत। राज्य विधानसभा में 332 के तहत। कितना के तहत? 32 के तहत। इसमें गलत आंसर लगा हुआ है, डी आंसर गलत दिया है, 32 के तहत होगा। कितना में? अच्छा, आंग्ल भारतीय दे रहा है तो आंग्ल भारतीय 33 बिल्कुल सही है, सवाल नहीं देखे। आंग्ल भारतीय तो जानते हैं ना, आंग्ल भारतीय का लोकसभा में 331 और विधानसभा में 33 क्या, और एससी एसटी का, एससी का कितना हो जाएगा? 331 लोकसभा में और विधानसभा में 32। 30 या 32? 30-32। देखिए, एससी एसटी का लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332। ठीक है, आंग्ल भारतीय का लोकसभा में 331 और विधानसभा में 333। बोलने में मिस हो गया है। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग की बात कहा गया। 65वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक आयोग? तो 89वां संशोधन, यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान 65वां। अब फिर कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग 89वां। मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ा करके अब कितना वर्ष कर दिया गया है? 70 वर्ष। हाँ, किया ही जाएगा, हटा देगा तो देश में अगलगी कर देगा इसे। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं परिभाषित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को वही 331 अनुच्छेद के तहत कितने लोगों को मनोनीत करेगा? लोकसभा में 2 लोगों को, लेकिन ये खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय का खत्म कर दिया। इसी प्रकार 333 अनुच्छेद के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 लोग को किया जाता था, ये भी खत्म। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया जाता है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग के जनसंख्या का अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब तक कितना पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है? 2 पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है। पहला कब बना था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। दूसरा बना 1978 में। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध है ओबीसी से। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़े समुदाय से। मंडल आयोग ने कितना आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993 में। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग बनाया था? तो जनता पार्टी। अच्छा, ये सब मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ ना जी, सारा चीज़। अब पदाधिकारियों का क्रम देख लीजिए, ये भी बड़ा पूछता है। तो सबसे ऊपर जो होता है राष्ट्रपति नंबर 1 पे, देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, कॉपी पे लिखा हुआ है, पीडीएफ पे। नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो पदाधिकारियों का क्रम दिया हुआ है ये आपको याद करना है। तो देख लीजिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार में सरकारी व नेता भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, योजना आयोग जो है उसको उपाध्यक्ष को, या अभी नीति आयोग हो गया है तो इसको उपाध्यक्ष को किसके प्रकार दर्जा मिलेगा? कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 में आते हैं। और फिर 3 नंबर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर 2 नंबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडल सचिव।
अग्रता अधिपत्र के अनुसार कौन सा अवरोही है? यानी सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, तब आएंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष आएंगे, तब भारत के महान्यायवादी आएंगे, तब संसद सदस्य आएंगे। भारतीय संविधान में कौन सा पद सही है? तो राज्यों का राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्य के मुख्यमंत्री। ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि समझ में आया होगा, ये बताइए पहले आप लोग हमको। आया? क्योंकि आप तो कई बार पढ़े धीरज। और लोग का पूछिए, और लोग का क्या हाल है। ये जो ये जो वरीयता क्रम है एग्जाम में पूछता है, तो आपको बताइए कि देश में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति के बाद रनिंग में दूसरा व्यक्ति कौन है सबसे बड़ा? उपराष्ट्रपति है। क्या? उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तीसरा व्यक्ति होगा कौन? प्रधानमंत्री। तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। चौथा व्यक्ति कौन होना चाहिए क्रम में? राज्यपाल। और पांचवा कौन हो जाएगा? तब भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। और उसके साथ जैसे पाँच, अब देखिए, अब पाँच से क ख ग घ शुरू होगा, जैसे पाँच से में क ख लगल रहेगा, फिर सात में क ख लगल रहेगा, फिर नौ में क ख लिखल रहेगा। ये कहानी होता है। पाँच से क ख ग घ शुरू होता है। क ख ग कहाँ से शुरू होता है? पाँच से। ठीक है। तो पाँच में देखिए, पहले तो चार को स्पष्ट याद रखिए। सबसे नंबर वन पे राष्ट्रपति, नंबर टू पे उपराष्ट्रपति, नंबर तीन पे प्रधानमंत्री, नंबर चार पे राज्यपाल। हो गया। अब पाँच हो गया तो ख ख ग शुरू होगा ना। तो पाँच में सीधे भूतपूर्व राष्ट्रपति, या पाँच के क में उप प्रधानमंत्री। ठीक है। ऐसे करके अब शुरू होगा। छः में हो जाएगा, भारत के न्यायाधीश आ जाएंगे छः में। तो ऐसे करके पाँच छः तक याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। और अगर इससे भी अगर दिक्कत हो तो लूसेंट में खोल करके उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्या? अब हम चलते हैं संविधान में संशोधन। क्या चलते हैं? संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन हुआ, इससे आपको सवाल है, अच्छा खासा सवाल है, और 100 सवाल है। फिर पंचायती राज व्यवस्था से 100 सवाल है। फिर आपका 200 सवाल होगा और आपको हो जाएगा आज, क्या हो जाएगा? छुट्टी। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ डिटेल से, कि पढ़ाना क्या ही, तो रटने का चीज़ है। ठीक है। तो किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर? भाग 20 अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? धारा 300 यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं हम लोग? तो संविधान संशोधन यानी 368 अनुच्छेद का जो प्रावधान है, कहाँ से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से। अच्छा, संविधान में संशोधन कितना प्रकार से हो सकता है, ये तो पढ़ाए है डिटेल से। साधारण बहुमत, एगो विशेष बहुमत 2/3, एगो विशेष बहुमत 2/3, आधा राज्य का समर्थन था ना, तो 3 हो गया। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ आता है? तो देखिए, संसद है, राज्यसभा, विधानसभा। तो संसद में तो दोनों आ जाएगा, तो आंसर मारना है संसद। संविधान में संशोधन कहाँ शुरू होगा? तो कोई भी सदन में हो सकता है शुरू। संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन क्या होता है? तो वही साधारण बहुमत से। अधिकतम क्या होता है? साधारण बहुमत से होता है। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित होता है अकेले संसद कर देता है। अधिकांश भाग को अकेले कौन संशोधित कर देता है? अकेले संसद कर देता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को शुरू करेगा? इसका है इतना हिम्मत? बताइए। नहीं है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। हमारे यहाँ जनमत संग्रह नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। कुछ प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? कुछ राज्यों में कृषि भूमि के सुधार से हुआ। ऐसा था कहानी कि देश में प्रधानमंत्री थे अटल नहीं, पहला प्रधानमंत्री हमको याद नहीं है, हैं? जवाहर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। पूरे देश पर उनका राज था। क्या? तो देश जो आज़ाद हुआ था, गरीब लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, अपना ज़मीन नहीं था, तो राज्यों के मुख्यमंत्री ने उन पर प्रेशर बनाया कि संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। मैं किसी भी ज़मींदार वर्ग से ज़मीन लेके गरीब में बांटना चाहता हूँ, तो वो लोग जाकर के केस करते हैं और ज़मीन उनका हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो मजबूरी में
समाजवादी समाज में क्या होता है कि सबको हित बराबर साधा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने मजबूरी में पहला संविधान संशोधन किया, और पहला संविधान संशोधन में ये प्रावधान है कि उसमें जिस विषय को, जिस चीज़ को रख देंगे, कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते। तो अनुसूची 8 अनुसूची था, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है। और पहला संविधान संशोधन हुआ, और जो भी मुद्दा उसमें डाल दिया गया उसको कोर्ट में नहीं ले सकते। ज़मीन ले लेता था, उसमें डाल देता था, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। समझ गए कहानी? तो ये पूरी कहानी है। तो भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ? 1951 में, ठीक है। क्यों हुआ समझ गए? आइए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951। प्रथम संवैधानिक संशोधन संबंधित है कुछ राज्य के भूमि सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान अधिनियम कौन है? 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 10वां संविधान संशोधन में व्यवस्था किया गया। 10वां में नहीं, 11वां में। 10वां में क्या है जी? 10वां संविधान संशोधन में क्या है? दल बदल। 10वां अनुसूची में दल बदल है ना, 10वां अनुसूची में दल बदल। ये 11वां है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चैलेंज नहीं करेंगे कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। किस संविधान संशोधन और व्यवस्था किया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो यही 11वां में, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? तो नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। नागालैंड को कौन संशोधन? 13वां। हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन गया पंजाब से हट करके, कौन संशोधन द्वारा? 18वां के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? 18वां के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी ये पढ़े ना, 21वां संशोधन 1967। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय भारत का राज्य बना? तो 22वां संशोधन। मेघालय कमा के द्वारा जी? 22वां के द्वारा, ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन में दिया गया? 24वां के द्वारा, इंदिरा गांधी की थी। देशी नरेशों के प्रीवियर्स और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वां के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 545 कर दिया गया? तो 31वां। पहले 500 था, बताते हैं। 500 से 525 किया गया 7वां संविधान संशोधन 56 में, और 31वां में कर दिया 545। सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन सिक्किम से मात्र जुड़ा हुआ है। सह राज्य का दर्जा कहे तो 35वां, पूर्ण राज्य कहे तो 36वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से कितना कर दिया गया? 62। तो क्या कहिएगा? 41वां संविधान संशोधन। मिनी संविधान किसको कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जो इंदिरा गांधी की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वही जोड़ी थी 42वां में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में? तो क्या कहिएगा? 42वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वां। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व दिया गया? 42वां। संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधन हुआ था? 42वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता अखंडता जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था किस समिति के रिपोर्ट पे हुआ था? मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था क्या? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या जी? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो 42वां के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो 42वां के द्वारा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो 42वां के लिए। मतलब 42वां में इंदिरा गांधी क्या बोली? तो मैं कोई भी चीज़ जो है, मैं कोई भी बिल भेजूंगी तो राष्ट्रपति जी चुपचाप साइन कर दीजिएगा, मना नहीं करना है। क्या कि 42वां के द्वारा। लेकिन 44वां में 1978 में मोरारजी देसाई का है कि नहीं, एक बार रिटर्न किया जा सकता है। कितना बार? एक बार।
तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पता ही आपको है, 4 भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्र मौलिक अधिकारों की संख्या 7 को था, उससे घटा करके 6 हो गया? तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार है। 19 के F से और अनुच्छेद 31 से हटा करके 300 के क में रख दिया गया, याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो 44वां 1978। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति हुआ था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन उसको फिर से बनाया गया 43वां और 44वां के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का, देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है इंदिरा गांधी कितना कर दी थी, 5 साल है ना, तो 6 साल कर दी थी, फिर लेकिन 5 साल कर दिया गया 44वां 1978 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए क्या आया था? 44वां संशोधन। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चैलेंज देने के अधिकार को समाप्त किया गया? तो 39वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था जी? 52वां के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध होता है? क्या कहिएगा? 52वां। वह संवैधानिक संशोधन कौन है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 52वां। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला? तो क्या कहिएगा? 53वां। मिजोरम को 53वां, अरुणाचल प्रदेश को कहे तो 55वां, गोवा को कहे तो 56वां। क्या हुआ? मिजोरम 53वां, अरुणाचल प्रदेश 55वां और गोवा कहे 56वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा के 18 किया गया? 61वां के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदलता है? तो 70वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा, वही नमक, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ा गया? तो 71वां संशोधन। पता है आपको? भारत के संविधान में 73वां संशोधन किससे संबंधित है बताइए? पंचायती राज से। और नगर पालिका यानी नगरीय स्थानीय निकाय का 74वां है। तो दोनों आया था 92 में और दोनों लागू हुआ 93 में। संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित है? तो 73वां और 74वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदलेगा? तो 84वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार? तो 86वां संविधान संशोधन। कैमा? 86वां। कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोंगरी भाषाएं 8वीं सूची में? तो 92वां के द्वारा, वही बागसा डोम, बागसा यानी बोडो, सा से संथाली, डो से डोमड़ी या मौ से मैथिली, चारों को। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां। कितना कहा? जब 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद क्या है? नया मतलब अनुच्छेद मूल कर्तव्य में जोड़ा गया 51 क भाग 4 में क। ठीक है। 71वां संशोधन जानते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 55वां अरुणाचल प्रदेश। अब आइए देखते हैं। 18वां संविधान संशोधन है हरियाणा से, 22वां है मेघालय से, 55वां अरुणाचल प्रदेश से, 56वां गोवा से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए पृथक आयोग? तो 89वां संशोधन। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, निम्न संवैधानिक संस्थानों में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा का सदस्य 500 था मूल संविधान में? तो 7वां के द्वारा कितना हुआ? 525 और 31वां के द्वारा 545। ठीक है। कब ये व्यवस्था किया गया? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये आईएएस में पूछा है 2002 में, दरोगा में पूछा है 3 बार और बिहार में न जाने कितना बार पूछेगा, हो सकता है परसों पूछते। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है?
तो 44वां। इंदिरा गांधी 42वां में की थी कि एको बार नहीं भेज सकते हैं। समझ गए? पढ़ के बनाइएगा सवाल। किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध? 84 में। गलत है। तो 52वां दल बदल। 48वां संशोधन पंजाब में आपातकाल। 56वां गोवा और 62वां पिछड़ा जाति। गलत है। आइए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े हुए प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकता है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। 73वां संविधान संशोधन 1993 देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज है क्या? 74वां कहेगा तो वही विधान वहाँ पे मतलब नगर निगम में, नगर पालिका में चुनाव। उसके बाद है, हम आते हैं सीधे सवाल नंबर 42 पे। इस पे आते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखित करता है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां के द्वारा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहला संविधान में संशोधन करके। क्या जी? 14 अगस्त 2007 को 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन को प्राप्त। अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की कितनी संख्या हो गई है? अनुसूचित जाति में 1206 हो गया है। बीपीएससी 2008 का सवाल है। भारत के संविधान में 44वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटा करके कौन सा अधिकार बना दिया? मौलिक अधिकार को हटा करके संपत्ति का अधिकार। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्य का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता? तो कौन है जी? बताइए। 91वां संशोधन। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो वही 92वां संशोधन। ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकता। किसमें प्रावधान है? 91वां में। ठीक है। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया गया, जो लागू कब हुआ? 2010 में। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी से संबंधित? जानते हैं, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। किस संशोधन में आया? 42वां में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? तो 73वां। भारतीय संघ से किसी राज्य को पृथक होने पर प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? 24वां के द्वारा। 24वां में इंदिरा गांधी गजब तानाशाही की थी और 24वां फिर 42वां सब वही की थी। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घट करके 18 हो गया? तो क्या कहिएगा? 61वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया? 26वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वां के द्वारा। 44वां में क्या कहा? जो एक बार रिटर्न कर सकते हैं लेकिन दोबारा जाएगा तो मानना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। 10 मार्च 2017 तक 103 संशोधन हो चुका था, अभी 105 को हुआ है टोटल। 106 को हो गया ना टोटल अभी। महिला को जो मिला है महिला को जो 33% आरक्षण मिला है तो अब 106 हो गया। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी आता है? 101वां। और अब आप लोग जो है ख़त्म कर चुके हैं पॉलिटी को, मात्र 101 सवाल करेंगे और ये विषय क्या हो जाएगा? हो जाएगा पूरा खत्म। भारतीय संविधान के किस भाग में? कुछ बोल रहे हैं क्या? चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9 है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका है? तो भाग 9 के क में। देखिए, पंचायती राज 9 में और नगर पालिका 9 के क में भाग में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत है? तो जानते हैं, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व भाग 4। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत? तो 40।
संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। ठीक है। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन से भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है, तो नीति निर्देशक तत्व। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा, तो क्या कहिएगा, 73वां। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया, 11वां अनुसूची। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, बताइए, 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो 1/3 पद। 73वां संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जाता है, महिला वर्ग। 73वां संविधान अब तो बिहार समय तो 50% है, क्या केंद्र सरकार दिया था 33%। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 नहीं 1/3। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव होते हैं, तो प्रत्यक्ष होते हैं और गुप्त मतदान होता है, जैसे लोकसभा विधानसभा का होता है। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव। पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, तो 6 माह के अंदर। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया है, 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा और राजीव गांधी सभी थे। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे, राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए आस्थान आरक्षित है पंचायती राज में। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था 1959 में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज कब लागू हुआ, 1959 में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाया गया राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ अपनाया गया, आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज शुरू हुआ था नागौर राजस्थान में। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा वाला समिति का नाम क्या है, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, ठीक है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन कौन किया, बलवंत राय मेहता समिति। इन्हीं को पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का जनक, तो क्या कहिएगा, बलवंत राय मेहता। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का सिफारिश किया, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज के बारे में क्या सही है, तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 93 से लागू हुआ, नहीं जी, कब लागू हुआ है, कब लागू हुआ, पढ़े ना जी, 24 अप्रैल 1993 को। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितना स्तर में दिया, 3 स्तर में। तो क्या क्या दिया, बलवंत राय समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाया, पंचायत समिति को, ठीक है, पंचायत समिति को। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला स्तर पर, ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण है पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थान नहीं है, नगर परिषद नहीं है। पंचायती राज संस्थानों के संगठन में 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता, जो लागू नहीं हुआ था क्योंकि मोरारजी देसाई ने गठन किया था। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था अशोक मेहता। 1977 में केंद्र सरकार ने कौन लाया था, अशोक मेहता।
देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। कौन बना? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बना था? 1959 में अपना अनुशंसा दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितना? तो 2 कहा था। अशोक मेहता 2 को क्या कहा था? वो कहा था मंडल पंचायत, वो कहा था जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो क्या कहिएगा? पंचायती राज से। फिर है पंचायती राज से संबंधित बताइए। तो सबसे पहले 1959 में बलवंत राय मेहता, क्या उसके बाद अशोक मेहता हुआ 77 में, फिर जीवी के राव समिति 85 में, और फिर एम एल सिंधवी 1986 में। चारों हो गए, ऐसे सजा देना है फट से। और सब पढ़ाया गया है वीडियो, देखिए डिटेल से भी पढ़ाया गया है और वन लाइनर भी। अब आपको पॉलिटी में नहीं कभी पढ़ाऊँगा, याद रखिएगा, नहीं कहिएगा पढ़ाने के लिए। क्या जी, कम पॉलिटी पढ़ा दिए हैं? पूरा डिटेलो पढ़ा दिए और वन लाइनर भी पढ़ा दिए 2000 सवाल। अभी भी आपका पॉलिटी क्लियर नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं करते, बेईमान है आप। कहीं पूछिए नहीं सकता है, हम तो ग्रंथ पढ़ा दिए। कोई लेवल द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक जाए, न बने तो फिर कहे हम दिखा देंगे हाथ पकड़ के, जी पढ़ल है कि ना, से बताइए। 1977 में। हाँ, बस रिवीजन करते रहना है बार बार। दुनिया का 72 गो चैनल के चक्कर मत पड़िए, अपना चैनल है स्वदेशी, ठीक है। खाना बनाते समय, सोते समय कान में लगे रहिए। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थानों के निम्नतम स्तर पर है ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थानों के उच्च स्तर पर है जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन खंड विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय और पर्यवेक्षण करना। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। क्या है? दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पे? राज्य सरकार निर्वाचन करवाता है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासकीय प्राधिकरण। देखिए इसका आंसर जो है, बहुत जगह देगा परामर्शदात्री, तो काट दीजिएगा। क्या मारना है आंसर? प्रशासकीय प्राधिकरण, ये आंसर होगा कन्फर्म सही। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन, सहयोगी, सहयोजित, सब होते हैं। वरीयता क्रम, तो सबसे नीचे ग्राम सभा, उसके ऊपर पंचायत समिति है, उससे ऊपर जिला परिषद। पंचायती राज किस सूची में आता है? राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेला पर जो कर लगता है वो वसूल लेता है। पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए 73वां संशोधन। पंचायत स्तर पर बिहार सरकार जो है, या कोई भी सरकार, राज्य सरकार किसको भेजता है? पंचायत सेवक को नियुक्त करके। कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में नहीं आता? तहसील नहीं न पढ़े हैं, जिला पढ़े हैं, ग्राम स्तर पर, प्रखंड पर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार मुखिया बनना चाहते थे, 21 बरस में बन जाइए। विधायक बनना चाहते हैं, 25 बरस में बन जाइए। सांसद बनना चाहते हैं, 25 बरस में बन जाइए। राज्यसभा में जाना चाहते हैं, 30 बरस में बन जाइए। विधान परिषद में जाना चाहते हैं, 30 बरस में बन जाइए। राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, 35 वर्ष बन जाइए। और कोनो में एज है नहीं ना। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कमिश्नर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था? नागौर से। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन हुआ, रिपोर्ट दिया 59 में। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज संस्थानें अपना निधि हेतु निर्भर होते हैं सरकारी अनुदान पे। ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। एक खंड विकास स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो क्या कहिएगा? दोबारा पूछ दिया है क्या कोई सवाल? प्रशासकीय अधिकरण मारना है। यदि पंचायत भंग हो जाए तो कितनी अवधि में निर्वाचन होना चाहिए? 6 महीना में। कौन भारत में नगर निगम, सबसे पहले भारत में नगर निगम कहाँ बना था? चेन्नई में। एम एल सिंधवी समिति 1986 में, ठीक है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज? तो बलवंत राय। वर्तमान ग्रामीण
स्वशासन की संरचना किसके अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पीकार किसको कहिएगा? बलवंत राय मेहता। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली पंजीकृत लोग। कौन एक ग्राम सभा में कौन जाता है? आपका वार्ड मेंबर कहता होगा जो हो भाई साहब चला स्कूलबा में लगल है ग्राम सभा के मेला, तो आप वोट दिए 18 वर्ष के तब ना जाइएगा, आपका बच्चा थोड़ी जाएगा, उसमें क्या करेगा वो? वहाँ जाइएगा फिर कहिएगा कि हमको गली नाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये न कह दीजिएगा जी गली नाला सरकार के बाकी सब। कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति। ये पंचायती राज से नहीं है। LM सिंधवी है, अशोक मेहता है, बलवंत राय है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है? तो कृषि आयकर नहीं है, तो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उदाहरण है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जब आप जाते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वहाँ देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायतों के संदर्भ में क्या सही है? तो 3, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो एक व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया तब लड़ेगा ना, 21 वर्ष में लड़ेगा। और इस प्रकार से मैंने पूरा पॉलिटी का लुसेंट से वस्तुनिष्ठ किताब आज क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया।